Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 19th of July 2021, Monday. Inspiration of the day is success is normally found in a pile of mistakes. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Rupee caught in the middle of global and local pull, say experts. इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें इस समय करेंसी मार्केट में, तो करेंसी मार्केट में इंडियन रुपी दो अलग तरह के डिफरेंट तरीके के पुल फोर्सेस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी की जो ट्रेडिंग हो रही है इस समय करेंसी मार्केट में, दैट इज़ बीइंग अ वेरी नैरोअर एंड स्टेबल कोर्स। और करेंसी वॉचर्स के अकॉर्डिंग जो इंडियन करेंसी का जो ये ट्रेडिंग पैटर्न है, ये भी आगे कुछ टाइम तक और कंटिन्यू रहेगा। अब पुल फोर्सेस की अगर बात करें, कौन कौन से ऐसे पुल फोर्सेस है, डिफरेंट अपोजिट पुल फोर्सेस है जो इंडियन करेंसी पर, इंडियन रुपी पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला, इंडियन इकोनॉमी में इस समय हम खुद भी जाने, कई बार हमने डिस्कस भी किया है, जो IPOs हैं वो बहुत ज़्यादा, कंपनीज बहुत बड़े बड़े IPOs लेकर आ रहे हैं। रिसेंटली जोमेटो का IPO आया और इसके अलावा कई सारे और IPOs भी हैं बड़े बड़े जो कि अभी पाइपलाइन में हैं। इन IPOs की वजह से क्या हो रहा है, इन IPOs की वजह से फॉरेन मनी जो है वो इंडियन इकोनॉमी में एक ज़्यादा अमाउंट में पोर हो रहा है। या हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जो US डॉलर है उसकी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और बिग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन IPOs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर का इनफ्लो जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। और डिमांड और सप्लाई, अगर हम करेंसी मार्केट में थोड़ा सा भी अवेयर है तो हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई से करेंसी की वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट करेगी, और वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगी। डिमांड अगर कम है तो वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये हो रहा है। नॉर्मल सिनेरियो में हम ये अज्यूम करके चलते हैं। तो जिस तरह से फॉरेन मनी स्पेशली US डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ IPO, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि उसके कंपैरिजन में, क्योंकि US डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है और इंडियन रुपी की जो है वो सप्लाई कम हो रही, तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी के में जो पुल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इंडियन रुपी जो है वो एप्रिशिएट करेगा, एप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि US डॉलर की अगर सप्लाई बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द IPOs इन इंडिया, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, नहीं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट आर इंडिकेटेड बाय फेडरल रिजर्व फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, US डॉलर इज ऑल्सो गेनिंग स्ट्रेंथ। तो US डॉलर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। तो ऐसा नहीं है कि US डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू अपोजिट फोर्सेस जो इंडियन रुपी है वो उसका जो ट्रेडिंग हो रही है बहुत ही नैरोअर मार्जिन पर ट्रेडिंग हो रही है और स्टेबल कोर्स पर वो ट्रेडिंग हो रही है करेंसी मार्केट में इंडियन रुपीज़ की। इसके अलावा जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भी करेंसी वॉचर्स का, करेंसी मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा रिस्क, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट नहीं है इन्वेस्टर्स में, और अगर इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू टेक मच रिस्क तो डेफिनेटली ट्रेडिंग किसी भी मार्केट में, करेंसी मार्केट में नहीं, किसी भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग उससे अफेक्ट होती है, वैल्यूएशन भी अफेक्ट होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली जनरेटिंग टू सॉर्ट ऑफ अपोजिट फोर्सेस फॉर इंडियन रुपी, और जिसकी वजह से जो करेंसी मार्केट है उसमें जो इंडियन रुपी है बहुत ही नैरोवर मार्जिन में ट्रेड हो रहा है। और ये RBI के लिए बहुत बड़ी डिलेमा की सिचुएशन है, क्योंकि अगर अदर जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज़ हैं अगर वो डेप्रिशिएट हो रही हैं और जिस तरह से इंडिया की जो इंडियन रुपीज़ है अगर वो एप्रिशिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इन दैट केस इंडियाज़ एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। अगर आपको पता हो तो हमने कई बार डिस्कस भी किया, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी is good for exporters, appreciation of the currency is good for importers।
और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जबकि पैंडमिक की सिचुएशन है और इस पैंडमिक की सिचुएशन में जो डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, सप्लाई साइड डिसरप्शन अफेक्ट हुआ है। और इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इंडिया वांट टू लीवरेज दिस पर्टिकुलर पैंडमिक एज एन अपॉर्चुनिटी। और जो सप्लाई साइड, जो सप्लाई डिसरप्शन कॉज हुआ है उसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट चिपिंग ब्लॉक बनकर सामने आना चाहता है, क्योंकि हर कंट्री, हर इकॉनमी अभी रियलाइज़ कर चुका है कि सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया इस पैंडमिक के अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता है टू बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। और अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कॉस्टली हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंडियन रुपी एप्रिसिएशन, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा इंडिया के एक्सपोर्ट को हैम्पर करने का। तो आरबीआई के लिए बहुत बड़ी डायलेमा की सिचुएशन है कि अगर आरबीआई एप्रिसिएशन अलाउ करता है, appreciation of Indian rupee against dollar inflow, in that case India's export competitiveness will hampered. But the rupee has moved sharply since June and there are predictions of the currency hitting 76 rupees per dollar. तो थोड़ा बहुत तो डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और जिस तरह के प्रोडिक्शंस उसको देखते हुए लग रहा है कि इट इज़ इन लाइन विद हाउ अदर एशियन करेंसीज आर डेप्रिशिएटिंग। लेकिन अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी दिस विल ऑल्सो लीड्स टू द negative impact on outflow of the existing investment, as the investors would be able to repatriate less of this local earnings. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आरबीआई के पास डायलेमा है कि एप्रिसिएशन को सपोर्ट करें कि इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करें। अगर एप्रिसिएशन को सपोर्ट करती है आरबीआई थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव, इट मे लीड्स टू और इट मे हैम्पर द इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर डेप्रिसिएशन को आरबीआई सपोर्ट करती है, अगर एप्रिसिएशन को सपोर्ट करती है, अगर आरबीआई अपने पॉलिसी इनिशिएटिव से इंडियन रुपी को एप्रिशिएट, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट पर फ़र्क पड़ेगा। और अगर लोकल करेंसी बहुत ज़्यादा वीक होती है तो इसका इम्पैक्ट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उस पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स वुड बी एबल टू रेपैट्रिएट लेस ऑफ इट्स लोकल अर्निंग। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो आरबीआई का जो बहुत ज़्यादा एंडेवर रहेगा वो बेसिकली इन दोनों ही एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में बैलेंस या ट्रेड ऑफ करने को रहेगा। और व्हाट दैट इन माइंड द सेंट्रल बैंक हैज़ स्टेप्ड अप इंटरवीनिंग इन द मार्केट इन द लास्ट फ्यू डेज। तो ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं आरबीआई को करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करना है, जैसे कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव बने, या एप्रिसिएशन को सपोर्ट करना है जैसे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन इकोनॉमी में बना रहे, एग्जिट ना करे। सो रिसेंटली इसी को लेकर के आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं मार्केट में। आरबीआई वाज बाइंग द डॉलर ऑल द लॉन्ग इन द स्पॉट मार्केट and releasing rupee liquidity, and this excess liquidity will certainly not let the rupee appreciate a lot. तो बहुत ज़्यादा appreciation तो नहीं होगा अगर आरबीआई लिक्विडिटी रुपीज़ के फॉर्म में रिलीज़ कर रही है, तो बहुत ज़्यादा appreciation तो नहीं होगा, बट डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो आरबीआई बीच का रास्ता अडॉप्ट कर रही है इंडियन रुपी की वैल्यू को ना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए और ना ही ज़्यादा डेप्रिशिएट करने के लिए। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रुपी इन स्पॉट मार्केट इन टर्म्स ऑफ इन्वर्टेड स्केल। और ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि जुलाई तक हो सकता है ये 67 रुपी पर डॉलर की रेंज में पहुंच जाए। लेट्स सी कितना मूवमेंट होता है। अभी जुलाई 16 तक द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इज़ 74.56 रुपी पर डॉलर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। LIC किक्स ऑफ वर्क ऑन IPO अलॉटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स। We all know that Indian government is planning for IPO of LIC और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है इट विल बी द बिगेस्ट IPO इन इंडियन हिस्ट्री। और उसके लिए टाइम टू टाइम कई सारे डेवलपमेंट पब्लिश होते रहते हैं न्यूज़पेपर में जो हम कवर करते हैं। आज के इस न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल में बेसिकली जो IPO है उसके अलॉटमेंट को लेकर के न्यूज़ को कवर किया गया है। LIC के जो भी IPO आने वाले हैं उसमें उसको लेकर के एक डेटा बेस, पॉलिसी होल्डर्स जो हैं IPO LIC के, उनका डेटा बेस जनरेट किया जा रहा है।
who would be eligible for reserve 10% of the allotment in its initial public offering. तो IPO का जो अलॉटमेंट होगा LIC का, उसमें 10% रिजर्व किया गया है या किया जाएगा, किसके लिए? पॉलिसी होल्डर्स के लिए. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is actually preparing the list of those policy holders who would be eligible for procuring this 10% of IPOs. तो कोशिश ये की जा रही है कि जो डुप्लीकेशन है डेटाबेस में, वो डेटाबेस में डुप्लीकेशन ना हो, एक्यूरेसी या एक्यूरेट डेटाबेस बनाया जाए, जिससे कि जो मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर्स हैं, एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल चांस मिले टू बी द शेयर होल्डर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एज पर द ऑफिशियल्स. And definitely creating a list of this eligible policy holders is one of the large exercise. That is why LIC has deployed a team, and the share reservation for the policy holders has been through the फाइनेंस एक्ट. तो टीम फिलहाल इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है. सो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड बाय ईच पॉलिसी होल्डर्स. और जल्दी ही LIC जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर्स की लिस्ट को लेकर के आएगी, जो कि एलिजिबल होंगे 10% IPO में शेयर होल्डिंग के लिए. And apart from this exercise, these are the few other work or the development that will be coming soon in case of LIC IPO. तो जनवरी मार्च का टारगेट रखा गया है LIC के IPO के लिए. शेयर रिजर्वेशन फॉर पॉलिसी होल्डर प्रपोज थ्रू फाइनेंस एक्ट. और टेक्नोलॉजिकल ओवरहॉल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी LIC कर रही है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द LIC's IPO. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. 2 more firms फेस द हीट ऑन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन. PNB हाउसिंग का जो केस चल रहा है, उसके बाद 2 और कंपनीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की वजह से सेबी के रडार में आ गई हैं. कौन कौन सी वो 2 कंपनीज हैं? सबसे पहली बारबेक्यू नेशन और दूसरी LIC हाउसिंग. दोनों ही कंपनीज अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डिंग पर जा रही थी, जिसको लेकर के सेबी ने फिर से क्वेश्चन मार्क कर दिया कि जो आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक PNB हाउसिंग, वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट जो इवैल्यूएटर है उसके थ्रू नहीं हुआ है. स्टॉक एक्सचेंजेस लास्ट वीक आस्क्ड देम टू एक्सप्लेन व्हाई दे डिड नॉट ऑब्टेन अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाइल प्राइसिंग देयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर. तो PNB हाउसिंग के बाद अब LIC और बारबेक्यू नेशन, ये दोनों भी सेबी के क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ गए हैं कि व्हाई दे हैव नॉट अपॉइंटेड एनी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फॉर वैल्यूएशन ऑफ देयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. हालांकि PNB हाउसिंग के केसेस में हमने पढ़ा भी था कि सैट ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था सेबी की अथॉरिटी को लेकर के, क्या सेबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी AGM को रोक सकती है या नहीं. तो इस पर लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है. लेकिन फिलहाल 2 और कंपनीज के वैल्यूएशन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइसिंग को लेकर के सेबी ने क्वेश्चन मार्क रेज किया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर क्रिएटिंग 30-day स्टॉक ऑफ की कोविड ड्रग. तो थर्ड वेव के एंटिसिपेशन से पहले ही सेंटर गवर्नमेंट इज actually preparing or trying to prepare all sort of stock for key COVID drugs. तो 30 दिन का एडिशनल स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि जो थर्ड वेव आए उसमें गवर्नमेंट आसानी से जो अथॉरिटीज़ हैं वो ड्रग सप्लाई को इंश्योर कर पाए. तो बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने initiative लिया. So center has asked the state to procure the all essential medicines, especially influenza and flu related, and center is buying 1 million remdesivir vials and paying in advance, and state government stocking up the common medicine and supplements like paracetamol, antibiotics and vitamins. क्योंकि जिस तरह से सेकेंड वेव में रेमडेसिविर जो की कोविड ड्रग्स थी उनकी शॉर्टेज हुई थी, उनके प्राइसिंग जो मल्टीफोल्ड्स या मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुए, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट वही सिचुएशन दोबारा इकॉनमी में नहीं चाहती, इसीलिए ये सारी प्रिपरेशंस करी जा रही हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 7 more firms get oil mill license to sell auto fuel. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 7 अथॉराइजेशन या 7 लाइसेंस इशू किए हैं कंपनीज को, या हम कह सकते हैं 7 कंपनीज को लाइसेंस इशू किए हैं. किस लिए? फॉर सेलिंग द
automobile fuels in the country, and these new authorizations are actually under the relaxed guideline for licensing to market transportation fuels that were revised in 2019 में ऑथराइजेशन या लाइसेंसिंग या ऑयल या ऑटोमोबाइल फ्यूल की सेलिंग के लाइसेंसिंग को लेकर के कुछ रिलैक्सेशन किया गया था। 2009 में उन रूल्स को पब्लिश किया गया था। तो 7 नई कंपनीज को उसी नए रूल, रिलैक्स रूल के तहत लाइसेंसिंग मिली है। अब मार्केट में ऑटोमोबाइल फ्यूल के सेलिंग को लेकर के और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। कौन कौन सी कंपनीज हैं? RIL, IMC, आसाम गैस, ऑनसाइट एनर्जी, MK एग्रोटेक, RBML सोल्यूशन एंड मानस एग्रो। And this particular licensing will actually increase the competition within the industry, more specifically in पेट्रोलियम रिटेल इंडस्ट्री, और जिसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को होगा एज पर द गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC बैंक राइट ऑफ ₹3,100 करोड़ NPA इन Q1। HDFC बैंक जो कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक है, उसने अपने Q1 में अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ के जो NPA हैं उनको राइट ऑफ किया है। एंड इट हैज़ ऑल्सो ऑफलोडेड इट्स NPA अमाउंटिंग ₹1,800 crore in Q1 of financial year 22 to maintain a robust asset quality profile. So lender is actually knocking off stress assets from their book after making full provisions, and their right to recover dues from the delinquent borrowers remain intact even after write downs. तो अपनी फाइनेंशियल बुक को इम्प्रूव करने के लिए जो HDFC, जिसको बोला जाता है कि कंट्री का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है, बैड बैंक राइट्स ऑफ डबल टू 3,100 crore in April-June quarter, that is the first quarter of financial year 21, from the level of 1,500 in the crore in the same quarter of financial year 21, that is Q1 of financial year 21. लेकिन राइट ऑफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बैंक जो है वो अपने इन NPO या जो डिफ़ॉल्ट बोरोवर से उनसे ड्यूज कलेक्ट नहीं करेगा। दिस रिटर्न ऑफ प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड द राइट दैट द बैंक कैन स्टिल कलेक्ट द ड्यूज फ्रॉम देयर डेलिंक्वेंट बोरोवर्स। तो बैंक के ऑफिशियल्स का कहना है कि जो ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो कोविड-19 की वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से बैंक की जो फाइनेंशियल बुक अफेक्ट हुई, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हो रही है। और फाइनेंशियल ईयर 22 के जो Q1 में जो ये जिस स्पीड से हुआ है रिटर्न ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, इसकी स्पीड अभी आगे आने वाले क्वार्टर यानी Q2 और Q4 में और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। द एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू गैदर पेस इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 with most cases coming in the form of retail segments. हो सकता है HDFC की इस एक्सरसाइज के बाद और सारे बैंक भी NPA को राइट ऑफ करने के लिए इनिशिएट करें, एज HDFC ने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट किया। तो प्रॉबेबली हो सकता है आगे हम टाइम में और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें इस तरह की एक्सरसाइज को देखें। So that's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.